कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो के लिए कमेंट करेंगे। ऑडियो वीडियो के लिए एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था कफ, है ना। कफ को हम पढ़ रहे थे, ड्रग यूज फॉर कफ। ठीक है, इसके बाद हम अस्थमा की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एक सेकंड, हमने डेमुलसेंट और म्यूकोलाइटिक्स पूरा देख लिया था, करेक्ट। अब हम बात करेंगे एंटी टस्सी, एंटी टस्सी की बात करें, करेक्ट। एंटी टस्सी जो होते हैं ये एक्चुअली में कफ सेंटर को डिप्रेस करने वाले होते हैं। कफ सेंटर डिप्रेसेंट कहलाते हैं, जो हमारे मेडुला में कफ सेंटर होता है उसको, करेक्ट। अब देखो ये जो एंटी टस्सी ड्रग्स होते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि दे एक्ट ऑन सीएनएस। वो सीएनएस पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं। कैसे? टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को ये थोड़ा सा रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, करेक्ट। बढ़ा देते हैं इन द सेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जैसे आपके लंग्स हैं, करेक्ट। अब यहां पर जो टसल रिस्पॉन्स जो है, टसल इंपल्सेस जिसको हम बोलते हैं, टसल इंपल्सेस मतलब देखो ये टसी वर्ड जो आया ना ये टसल से आया। टसल बोलो या टसल इंपल्सेस बोलो, तो टसल का मतलब जो होता है वो होता है रिलेटेड टू कफ, रिलेटेड टू कफ, उसको बोलते हैं अपन टसल। और कफ से रिलेटेड इंपल्सेस तो उसको अपन क्या बोल देंगे? टसल इंपल्सेस। क्या बोल देंगे? टसल इंपल्सेस। तो ये जो टसल इंपल्सेस यहाँ आपका मेडुला ऑब्लंगटा जो होता है, करेक्ट, मेडुला ऑब्लंगटा जो होता है वहां पर ये इंपल्सेस जाती है और उसके रिस्पांस में जो है कफ जनरेट होता है ना। नॉर्मली यही होता है। अब क्या होता है कि ये मेडुला का जो थ्रेशोल्ड है वो अगर बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सेंसरी इंपल्सेस, सेंसरी इंपल्सेस और ये वाली कह रहा है कि मोटर इंपल्स, तो ये जो सेंसरी इंपल्सेस पहले जितने पोटेंशियल की जा रही थी, जितने पावर की जा रही थी, मान लो इस मेडुला को स्टिमुलेट करने के लिए टू प्रोड्यूस द कफ। अब थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने की वजह से, रेज होने की वजह से इस सेंसरी इंपल्सेस को पहले के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होना होगा टू स्टिमुलेट द मेडुला कफ सेंटर और मेडुलरी कफ सेंटर टू प्रोड्यूस द कफ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेज द थ्रेशोल्ड। क्या बोलेंगे? रेज द थ्रेशोल्ड, करेक्ट। बात समझ में आई कि थ्रेशोल्ड इंक्रीज होना क्या है? थ्रेशोल्ड इंक्रीज होना मतलब कि मेडुलरी कफ सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए अब पहले के कंपेयर में
ज्यादा स्ट्रेंथ का सेंसरी इंपल्स रिक्वायर्ड होगा। तो एंटीटसिव क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं, जिससे कि छोटे मोटे सेंसरी इंपल्सेस से मेडुलरी कफ सेंटर जो है वो स्टिमुलेट नहीं होता है। करेक्ट, बात समझ में आई? अब देखो, अब हम देखिए, अब जैसे ये पेरिफेरली भी काम करता है, ये तो सेंट्रली वर्क हो गया इसका कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कर रहा है, मेडुलरी कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज कर रहा है। अब एक्ट पेरिफेरली इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर डायरेक्टली ये काम करते हैं। करेक्ट, कैसे? दे रिड्यूस द टसल रिस्पॉन्स, दे रिड्यूस टसल रिस्पॉन्स। करेक्ट, टसल रिस्पॉन्स को ये कम करें। अब अल्टीमेटली में देखो, सेंट्रली भी काम कर रहे हैं और पेरिफेरली भी काम कर रहे हैं, बताने का मेरा पर्पज ये था। अब ये अल्टीमेटली जो एंटीटसिव है, इन ड्रग्स का एम क्या है? इन ड्रग्स का एम बड़ा ही क्लियर है कि दे वांट टू कंट्रोल द कफ रेदर देन एलिमिनेट। करेक्ट, एम टू कंट्रोल, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। करेक्ट, कंट्रोल द कफ रेदर देन, वो उसको एलिमिनेट नहीं करते। एंटीटसिव जो है कफ को कभी भी एलिमिनेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेदर देन एलिमिनेट। बात समझ में आ रही मेरी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वो जो है सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहे हैं या कंट्रोल करते हैं, कफ को कंट्रोल करते हैं, एलिमिनेट नहीं करते। करेक्ट, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि यूज्ड ओनली फॉर, दैट्स व्हाई एंटीटसिव यूज्ड ओनली फॉर ड्राई कफ। ड्राई कफ के लिए इसको इस्तेमाल किया, या फिर आप बोल सकते हो अनप्रोडक्टिव कफ, जिसमें स्पूटम इतना नहीं बनता। अनप्रोडक्टिव कफ जिसमें स्पूटम इतना ज्यादा नहीं बनता है, वो वाले कफ में हम कर सकते हैं। करेक्ट, या फिर ऐसा कफ जो कि स्लिप को डिस्टर्ब करता हो या हजार्डस हो, स्लिप को डिस्टर्ब करता हो या हजार्डस। करेक्ट, और हजार्डस का मतलब ऐसे खांसी ऐसी है कि पर्सन थक जा रहा है, खास खास के, कफ तो आ नहीं रहा है लेकिन खांसी इतनी है, खास खास के उसके छाती में दर्द हो गया है। करेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं कि कफ सेंटर को डिप्रेस करते हैं एंटीटसिव। तो इफ कफ इज अनड्यूली टायरिंग, मतलब थकाने वाला, बार बार खांस रहे हैं, बार बार खांस रहे हैं, अनड्यूली टायरिंग, और यू कैन से दैट डिस्टर्ब स्लिप और हजार्डस। तो ऐसे केस में जो है हम एंटीटसिव को यूज करते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल्स देखे जाए तो आपका बड़ा ही फेमस एग्जांपल आता है ओपियोइड कैटेगरी में। कौन सा? ओपियोइड्स। चरस, गांजा, अफीम टाइप का ओपियोइड पता है आप सभी को। करेक्ट, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका कोडीन। कोडीन जो है ये असल में एक ओपियम अल्कलॉइड है। क्या है? ओपियम अल्केलॉइड। और अगर मॉर्फिन के कंपेयर में इसको देखा जाए तो इट इज लेस पोटेंट देन द मॉर्फिन, लेस पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन के कंपेयर में ये जो है कम पोटेंट। लेकिन
इसके साथ एक खास बात ये है कि ये कफ सेंटर पे बहुत ही परफेक्टली काम करता है, मतलब मोर सिलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, मोर सिलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, मोर सिलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, कफ सेंटर पे बहुत ही सिलेक्टिवली काम करता है ना। और ये बहुत ही अच्छा एंटीटेसिव ड्रग है, इसीलिए इसको हम एक स्टैंडर्ड एंटीटेसिव मानते हैं। और एक और बात इसकी मैं बता दूं कि इसको खाने के बाद कफ सेंटर जो है, कफ जो है ये आपका 6 घंटे तक सप्रेस रह सकता है, करेक्ट, सप्रेस कफ फॉर 6 घंटे तक कफ जो है वो सप्रेस रह सकता है, करेक्ट। इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें। हालांकि ये ओपियम अल्कोलॉइड है, तो इसके साथ में एक दो चीजें जो है वो हमेशा हर एक ओपियम अल्कोलॉइड के साथ रहेगी, चाहे वो मॉर्फिन हो, कोडीन हो, थीबेन हो, कुछ भी हो, है ना। पहला तो इनमें हैबिचुअल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, इनको खाने से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, करेक्ट। और अगर इनका डोज नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इट मे कॉज दी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, करेक्ट। तो सबसे पहली बात साइड इफेक्ट में एब्यूज, जैसे बताया मैंने आपको, हैबिचुअल फॉर्मेशन होता है, तो ज्यादा अगर लेंगे तो वो ड्रग एब्यूज में आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन तो होता ही होता, करेक्ट। तो कॉन्स्टिपेशन इज मेन ड्रॉबैक, करेक्ट। एंड एट हाई डोज पर अगर देखा जाए तो इट मे कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ड्राउजीनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ड्राउजीनेस, करेक्ट। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, साथ में ड्राउजीनेस। अब यही जो आपका कोडीन है उसको हमेशा ऐसे पेशेंट को ना दें जिसको अस्थमा है, तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द अस्थमेटिक पेशेंट, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द अस्थमेटिक पेशेंट। और साथ में कोडीन कभी भी हमको छोटे बच्चों को नहीं देना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठोक बजा के, करेक्ट। तो कोडीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो इसका जो है अस्थमा वाला पेशेंट बोलो या ऐसा पेशेंट जिसके साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ऐसे पेशेंट को तो कोडीन देना ही नहीं है, करेक्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक्स, अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देना। या फिर ऐसे पेशेंट्स विथ डिमिनिश्ड रेस्पिरेटरी रिजर्व, है ना, मतलब जिनका साथ में थोड़ा भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको नहीं देना। और बच्चों को तो देना ही नहीं है, शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को जो है नहीं देना है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया कोडीन। कोडीन के बाद जो नेक्स्ट ड्रग है किसी एंटीटेसिव कैटेगरी में, वो है ओपियोइड में, मतलब वो है आपका ओफॉइड्स,
ओफॉइड्स, करेक्ट। ओफॉइड्स में आपका आता है जैसे इथाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन। अब ये जो इथाइल मॉर्फिन है, ये जो है आप बोल सकते हो कि कोडीन से बिल्कुल मिलता जुलता है, कोडीन से बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे कोडीन को अगर देखा जाए ना, तो कोडीन का अगर मैं केमिकल नेम देखूं तो ये जो है मिथाइल मॉर्फिन है। कोडीन क्या है? मिथाइल मॉर्फिन। और ये देखो इथाइल मॉर्फिन, तो क्लोजली रिलेटेड है, करेक्ट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि क्लोजली रिलेटेड टू कोडीन, करेक्ट। अब यहां पर जो एंटीटसिव प्रॉपर्टी है या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो इथाइल मॉर्फिन की कोडीन के जैसी है, लेकिन जो कंस्टिपेशन वाला साइड इफेक्ट है जो कोडीन के साथ है वो इसमें कम है। इथाइल मॉर्फिन में कंस्टिपेशन जो है कम होता है, करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज एंटीटसिव एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज लाइक कोडीन, कोडीन के जैसी ही जो है इसमें एंटीटसिव और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट वाली प्रॉपर्टी, बट बिलीव टू बी लेस कंस्टिपेटिंग, बिलीव्ड बी लेस कंस्टिपेटिंग। इसमें कंस्टिपेशन जो है थोड़ा कम होता है, करेक्ट। इसमें इथाइल मॉर्फिन। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे इसी में आपका ओपियोइड में एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कोल कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोल कोडिंग। नेक्स्ट जो ड्रग है उसको अपन बोलते हैं कोल कोडिंग, कोल कोडिंग, करेक्ट। तो इनकी ये जो फोलकोडिन है, अगर एंटीटसिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसकी जो एफिकेसी है वो कोडिन के बराबर है, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं सिमिलर इन एफिकेसी, सिमिलर इन एफिकेसी एज एंटीटसिव, करेक्ट, टू कोडिन। कोडिन के जैसा ही ये एंटीटसिव ड्रग है, करेक्ट। हालांकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कोडिन से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नॉन ओपियोइड्स की, एंटीटसिव, एंटीटसिव भी पढ़ रहे हैं, है ना। नॉन ओपियोइड्स, करेक्ट। नॉन ओपियोइड्स में सबसे पहले आपका आता है नॉस्केपिन। कौन सा ड्रग? नॉस्केपिन। नॉस्केपिन जो ड्रग है ये एक्चुअली में ओपियम अल्कलॉइड ही है,
लेकिन ये नॉन ओपियोइड में लेकिन ये नॉन ओपियोइड में करेक्ट। जैसे हम बोल सकते हैं कि नोस्कैपिन जो है इट इज ओपियम अल्कोलॉइड ऑफ बेंजो बेंजो आइसोक्यूनोलिन बेंजो आइसोक्यूनोलिन बेंजो आइसोक्यूनोलिन करेक्ट। ये जो है कफ को डिप्रेस तो करता है लेकिन इसमें नार्कोटिक एक्शन नहीं है, इसमें एनाल्जेसिक एक्शन नहीं है, या जो ओपियोइड्स के साथ में जो हैबिचुअल फॉर्मेशन वाली जो प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी डेवलपिंग वाली जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं नहीं देखने को मिलती। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट डिप्रेसेस कफ। ये कफ को जो है डिप्रेस तो करता है बट लैक, क्या लैक है? जो सब उसमें खराब बातें हैं वो खराब बातें सिद्धांत नहीं है, बट लैक नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड डिपेंडेंस इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी, डिपेंडेंस इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये इसमें नहीं है। ये एक बहुत अच्छी खास बात है नॉन ओपियोइड, नॉन ओपियोइड कहा गया है करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर आप एंटीडेसिव के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो ये इक्विपोटेंट है कोडीन के साथ। जैसी कोडीन में एंटीडेसिव प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी पोटेंसी है, उतनी ही पोटेंसी करेक्ट। तो इक्विपोटेंट एंटीडेसिव एज कोडीन करेक्ट। साथ में इट इज यूजफुल इन पाज्मोटिक कफ। पाज्मोटिक कफ मतलब हम किसको बोलेंगे? ऐसा कफ जो खांसते समय दर्द होता है, खांसते समय दर्द होता है, उसको अपन बोलते हैं स्पाज्मोटिक। ठीक है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, नोस्कैपिन के साइड इफेक्ट, तो जनरली इसको लेने के बाद पेशेंट को हेडेक होता है और कभी कभी नोजिया भी पेशेंट जो है वो कंप्लेंट करेक्ट। और इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कभी कभी देखा है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो हिस्टामिन रिलीज की वजह से हो करेक्ट। स्टिमुलेटिंग हिस्टामिन या हिस्टामाइन रिलीज, हिस्टामाइन रिलीज को ये बढ़ा देता है जिसकी वजह से ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है कॉज करता है करेक्ट। तो यह आपका नॉन ओपियोइड में पहला ड्रग। अब बात करते हैं दूसरे ड्रग की जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन या डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। नॉन ओपियोइड की ही बात चल रही है करेक्ट। तो डेक्स्ट्रो करेक्ट मिथोर्फेन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन नाम का करेक्ट। ये जो है आप ये बोल सकते हो कि ये एक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं NMDA रिसेप्टर, मतलब एन मिथिल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर करेक्ट। सिंथेटिक, ये सिंथेटिक ड्रग है, सिंथेटिक और साथ में सेंट्रल
सेंट्रली लोकेटेड एक रिसेप्टार है, तो हम बोलते हैं NMDA रिसेप्टार। NMDA मतलब कि एन मिथिल डी एस्पार्टेट रिसेप्टार एंटागोनिस्ट। ये रिसेप्टार का कफ में थोड़ा रोल है, ठीक है। अब इसके जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के जो है ना दो आइसोमर है, एक को हम बोलते हैं इसका डी आइसोमर, करेक्ट, और एक को हम बोलते हैं इसका एल आइसोमर। अब जो डी आइसोमर जो है इसके पास एंटीटसिव एक्शन है, और जो एल आइसोमर है इसके साथ में एनाल्जेसिक एक्शन देती है। तो देखो आइसोमर स्ट्रक्चर थोड़ा सा पोजीशन ऑफ एटम अगर बदलती है तो अल्टीमेटली में एक्शन भी बदल गया, करेक्ट। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है ये म्यूकोसिलियरी फंक्शन को डिप्रेस नहीं करता है, करेक्ट, डज नॉट डिप्रेस म्यूकोसिलियरी एक्शन। म्यूकोसिलियरी एक्शन या फंक्शन ऑफ द एयरवे म्यूकोसा, फंक्शन ऑफ एयरवे म्यूकोसा, करेक्ट। तो म्यूकोसिलियरी फंक्शन, म्यूकोसिलियरी मतलब म्यूको मतलब हो गया म्यूकस, सिलियरी मतलब हो गया सिलिया। तो जैसे ये मान लो ये आपका म्यूकस है, करेक्ट, ये मान लीजिए ये आपका म्यूकस है, तो इसके ऊपर ऐसे सिलिया प्रेजेंट है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब ये जो सिलिया होते हैं, ये सिलिया क्या करते हैं कि एक्सेसिव जो म्यूकस होता है उसको पुश करने का काम करते हैं, ढकेलने का काम करते हैं, करेक्ट। तो जो कफिंग होती है वो इसकी वजह से, क्योंकि कफ जो है ये म्यूकस में जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको ढकेलने का काम करते हैं। ये अपन ने मेरे ख्याल से एनाटॉमी में पढ़ा है, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें डिजीनेस, नोजिया, डिजीनेस, नोजिया, ड्राउजीनेस, क्योंकि ये सेंट्रल एक एक्शन देता है जिसकी वजह से ये सब देखें, करेक्ट। और एट हाई डोजेस हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब होता है कि कुछ चीजों का आभास होना, जो चीजें है नहीं, उसको अपन बोलते हैं हेलुसिनेशन, करेक्ट। एंड एटेक्सिया, कभी कभी एटेक्सिया भी देखने को, करेक्ट। तो ये आपका हो गया डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्या हो गया, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, करेक्ट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो ड्रग है अब इसके बाद एक और ऐसा ही ड्रग है जिसका नाम है क्लोपेडियानोल। क्या है, क्लोपेडियानोल, क्लोपेडियानोल, करेक्ट। ये एक सेंट्रली एक्टिंग
एंटीटसिव ड्रग, सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव। करेक्ट। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम और एक खास बात भी। प्रॉब्लम क्या है कि इट हैविंग द स्लो ऑनसेट, लेकिन अगर एक बार काम करना शुरू कर दे तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। करेक्ट। इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो इससे जो है ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखने लगता है। करेक्ट। वर्टिगो, इरिटेबिलिटी, ये सब जो है इसमें देखने को। ये हो गए आपके एंटीटसिव, ओपियाइड और नॉन ओपियाइड। करेक्ट। अब उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ड्रग बच गए हैं, 2-3 ही, ज्यादा नहीं बचे अब। करेक्ट। जैसे आपका पहला तो हो जाता है इसमें एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक जो है वो भी आपके कफ के लिए यूज होते हैं। तो एक बात यहां पर एंटीटसिव के साथ आपको 2-3 बातें मतलब खास खास याद रखनी है कि पहली बात तो ये कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देता है। दूसरी बात, सॉरी, दूसरी बात ये कि एंटीटसिव को ड्राई कफ में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसी वाली खांसी जिसमें कि आपका कफ नहीं बनता है, ऐसी वाली खांसी में जो है एंटीटसिव को इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। अब इसी एंटीटसिव में एक और ड्रग है, मतलब एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस जो है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ज्यादा इसके पीछे मुझे लगता है माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट। अब ये जो, क्योंकि एंटी हिस्टामाइन मतलब कि H1 ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर, ये जो है एडेड टू एंटी हिस्टामाइन जो है ये एंटीटसिव या एक्सपेक्टोरेंट के साथ ऐड किए जाते, इसके साथ में ऐड किए जाते हैं। करेक्ट। क्यों ऐड किए जाते हैं? क्योंकि ये जो H1 ब्लॉकर्स है इनके साथ में कुछ खास प्रॉपर्टी है। कौन सी? सिडेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट, एंड एंटीकोलिनर्जिक। ये दो प्रॉपर्टी की वजह से एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ये दो प्रॉपर्टी की वजह से जो है इनको एंटीटसिव या एक्सपेक्टोरेंट के साथ में जो है ऐड किया। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हो कि दे आर हैविंग लैक ऑफ सिलेक्टिविटी फॉर द कफ सेंटर, लैक ऑफ सिलेक्टिविटी फॉर कफ सेंटर। कफ सेंटर पे उतना अच्छा ये काम नहीं करता। हाँ, लेकिन आप अगर एक्सपेक्टोरेंट की बात करो तो इट हैविंग नो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी। करेक्ट। नो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी, इसमें जो है एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी नहीं। करेक्ट। तो जब भी
खांसी अगर किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रही या एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो, समझ रहे हो बात में क्या बोलना चाह रहा हूं कि कफ जो है अगर किसी एलर्जिक स्टेट की वजह से हुआ है, एलर्जिक कॉज की वजह से हुआ है, तो हम एंटी हिस्टामिनिक वाला कफ सिरप जो है पेशेंट को देंगे। करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है स्पेशली प्रमोटेड फॉर कफ, फॉर कफ इन रेस्पिरेटरी एलर्जिक स्टेट, रेस्पिरेटरी एलर्जिक स्टेट। करेक्ट। तो ऐसी वाली खांसी जो कि किसी एलर्जिक कॉज की वजह से हुई है, उसमें जो है हम एंटी हिस्टामिन। अब जैसे इसी का एग्जाम्पल अगर देखा जाए H1 ब्लॉकर का एंटी हिस्टामिन, तो इसे आपने देखा होगा इसके साथ में मिलता है क्लोरफेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन या फिर डायफिन हाइड्रामाइन, डायफिन हाइड्रामाइन नाम का, या तो फिर एक और ड्रग आता है प्रोमिथाइजिन, प्रोमिथाइजिन। करेक्ट। वहीं पर जो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामाइन है, जैसे आपका टर्फिनाडिन है, लोरेटिडिन है, वो जो है इस कफ वाले एक्शन में जो है इनइफेक्टिव, किसी काम के नहीं। करेक्ट। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एंटी हिस्टामाइन। अब उसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरली एक्टिंग एंटीडोट की। ये जो है सेंट्रली एक्टिंग हो गया। अब अपन बात करेंगे पेरिफेरली एक्टिंग। ठीक है। तो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीडोट, पेरिफेरली एक्टिंग एंटीडोट जो कि सेंट्रली काम नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिफेरली एक्टिंग। करेक्ट। तो इसमें जैसे एग्जांपल आता है आपका प्रीनॉक्स डायजीन या प्रीनॉक्स डायजीन। पहला ड्रग कौन सा है, प्रीनॉक्स, प्रीनॉक्स डायजीन, प्रीनॉक्स डायजीन। करेक्ट। अब ये प्रीनॉक्स डायजीन क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि ये जो है पेरिफेरली एक्टिंग एंटीडेसिव, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करता, ये पेरिफेरल एरिया पे काम करता है। करेक्ट। तो इसमें जो है जैसे जो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, करेक्ट, उनको ये डिसेंसिटाइज कर, तो डिसेंसिटाइज पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर, पल्मोनरी रिसेप्टर को ये डिसेंसिटाइज कर देगा, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि जो टसल इंपल्सेस है वो रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूस टसल impulses originating in the lungs, originating in the lungs। बात समझ में आई। करेक्ट। अब ये जो है जनरली ऐसे वाले कफ में दिया जाता है जो कफ लंग्स में ही किसी प्रॉब्लम की वजह से या ब्रोंकाई
ब्रोंकियल रीजन में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कफ ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर पे काम कर रहा है, मतलब इसका टारगेट एक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही है। एलर्जी वेलर्जी वाले केसेस में ये काम नहीं आता। करेक्ट। तो इंडिकेटेड किसके लिए काम आएगा? ये इंडिकेटेड इन कफ ऑफ ब्रोंकियल ओरिजिन। करेक्ट। इसकी फिनॉक्सडायाजिन के प्रिनॉक्सडायाजिन की जो है एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है, एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है। अब ये एंटीटस्यू के साथ में कुछ ड्रग्स जो है और दिए जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे एडजुवेंट एंटीटस्यू, जो एंटीटस्यू के साथ दिए जाते हैं। तो एडजुवेंट एंटीटस्यू, तो हम क्या बोलेंगे उसको? एडजुवेंट एंटीटस्यू। करेक्ट। अब ये एडजुवेंट एंटीटस्यू में कौन से ड्रग्स आ जाएंगे? सबसे पहले तो ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर। तो अगर मान लीजिए कि ब्रोंकोस्पाज्म अगर होता है, अगर ब्रोंकोस्पाज्म होता है तो ये जो है कफ इंड्यूस करने वाला एक्शन है ब्रोंकोस्पाज्म। करेक्ट। अब जैसे किसी पर्सन को मान लीजिए कि ब्रोंकियल हाइपर या उसका जो है ब्रोंकाई जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया। करेक्ट। तो उसके जो पल्मोनरी रिसेप्टार्स होंगे वो पल्मोनरी रिसेप्टार स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कफ और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन दोनों का दोनों इंड्यूस होगा। ठीक है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है इट कैन इंड्यूस कफ, या फिर आप बोल सकते हो इट कैन एग्रीवेट द कफ। ठीक है। अब ऐसा कोई पर्सन जिसका ब्रोंकियल जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पल्मोनरी रिसेप्टार्स है, पल्मोनरी रिसेप्टार्स जो है ये गेट स्टिमुलेट, वो क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे, और स्टिमुलेट होने की वजह से कैन इंड्यूस कफ एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कफ एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इंड्यूस कर सकते। अब ये जो ब्रोंको डायलेटर्स है, ये जो ब्रोंको डायलेटर्स है ये क्या करते हैं? ब्रोंकाई को डायलेट करेंगे। करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन ब्रोंकियल डायमीटर, इंक्रीज इन ब्रोंकियल डायमीटर, उसी को अपन ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं। करेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ड्यूरिंग कफ जब पर्सन खांसेगा तो क्या होगा? सरफेस वेलोसिटी जो है वो कफ की बढ़ जाएगी। इंक्रीज सरफेस वेलोसिटी। करेक्ट। सरफेस वेलोसिटी ऑफ कफ, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि क्लियर सिक्रीशन। अब सिक्रीशन जो है वो कफ जो है वो बाहर निकलेगा,
क्योंकि भाई ब्रोंको डायलेट हो गए हैं, करेक्ट, और इसकी वजह से रिलीव कफ, इसकी वजह से कफ जो है वो क्या होगा, रिलीव। हाँ, लेकिन एक बात है कि ब्रोंको डायलेटर्स को जनरली रूटीनली यूज नहीं करते, करेक्ट, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हमारा कफ जो है वो हुआ फिनिश। टसल इंपल्स मतलब कुलदीप, टसल मतलब होता है रिलेटेड टू कफ, टसल मतलब होता है रिलेटेड टू कफ। तो किसी भी टाइप का कफ से रिलेटेड जो इंपल्सेस होता है वो इंपल्सेस को हम बोलेंगे टसल। ये कौन हो आप, कौन है आप, कौन हो आप, कौन है? यहां पे ये कफ वाला सेक्शन खत्म हुआ, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो कफ। कफ, अरे कौन हो आप, कौन हो आप, कौन है यार, नाम बताइए। चलो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो फ्री में पढ़ लो, आप भी क्या याद करो, ये ऐसा कोई मिला था मुझे। चलिए, अब अपन बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा की। ड्रग यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ड्रग यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा। अब यहां पर अस्थमा जो है, सबसे पहले तो हमको यही समझना होगा कि ये जो ब्रोंकियल अस्थमा हम बोल रहे हैं ये क्या है, करेक्ट? तो ब्रोंकियल अस्थमा जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी इलनेस है। इन्फ्लेमेटरी इलनेस है बोलने का मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये कुछ नहीं है, ये कौन हो आप जैसे लोग जो है ना, ये क्या है कि जैसे मैं आप लोगों को लिंक देता हूं, अब ये लिंक जो है कुछ बच्चे यहां वहां फॉरवर्ड कर देते हैं, तो दूसरे बच्चे उससे ज्वाइन हो जाते हैं। अब ये लोग ये सोचते हैं कि हम जो है बिना पे किए क्लास कर लेंगे और हम जो है अपने बहुत पैसे बचा लेंगे, लेकिन आप लोग 1-1 लाख रुपए कॉलेज में भरने के बाद भी जो है इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते जितना मैं आपको इतने से पैसे में पढ़ा रहा हूं। और आप मान लीजिए मैं आपको मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 10 रुपए घंटे के हिसाब से पढ़ा रहा हूं,
क्योंकि हम लोग जैसे फार्माकोलॉजी में लगभग 200 क्लास करने वाले हैं, तो एक क्लास का लगभग 10 रुपया ही होता है, करेक्ट। तो 10 रुपए पर आवर देने पे भी अगर महंगा लग रहा है तो बात अलग है, करेक्ट। अब ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ये किसका होता है? ये होता है एयरवे का। ये किसका होता है? एयरवे का, करेक्ट। और ये जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है वो किसी न किसी स्टिमुलाई की वजह से आ, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू, ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है एयरवे का? ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू एनी स्टिमुलाई, टू एनी स्टिमुलाई, करेक्ट। अब ये जो स्टिमुलाई है ये क्या हो सकते हैं? तो जैसे ये कोल्ड एयर हो सकता है, करेक्ट, या तो फिर एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा भी होता है, करेक्ट, या फिर कोई एलर्जेन हो सकता है, करेक्ट, या तो फिर आप बोल सकते हो इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, ये जो है आपके स्टिमुलाई के रूप में होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो अपन थोड़ा सा अस्थमा को पैथोफिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझ लें तो अपने को इसके जो ड्रग्स है उनको समझने में बहुत हेल्प मिली है ना। तो शॉर्ट में, हालांकि प्योरली पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन शॉर्ट में देखो क्या है कि जैसे कोई भी स्टिमुलाई है वो किसी भी सेंसिटिव पर्सन के या ससेप्टिबल पर्सन के बॉडी में एंटर हो गया, जो स्टिमुलाई मैंने आपको बताया या उसके कांटेक्ट में आया। अब वो स्टिमुलस जो है वो ट्रिगर करेगा, किसको ट्रिगर करेगा? ट्रिगर किसको करेगा? रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मास सेल, रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इन मास सेल। मास सेल में जो सब्सटेंसेस होते हैं, इओजिनोफिल में जो सब्सटेंस, करेक्ट, बेसोफिल में जो सब्सटेंसेस, करेक्ट, न्यूट्रोफिल्स में जो सब्सटेंसेस, करेक्ट, और उसके बाद मैक्रोफेजेस में जो सब्सटेंस, मैक्रोफेज, करेक्ट। तो ये जो सब्सटेंसेस कहां से रिलीज हो रहे हैं? मास सेल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस। तो ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, सबसे पहली बात है ना। देन उसके बाद एडेनोसिन, करेक्ट, देन उसके बाद ब्रेडिकाइनिन, करेक्ट, और उसके बाद कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन, मतलब जो बेस नेचर के हैं। मुझे एक बार वो नंबर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो नंबर कौन सा है जिससे
आपका लिंक जो है वो शेयर हो रहा है। लिंक जो है वो शेयर हो रहा है। देखिए इसीलिए अब मुझे जो है, अब मुझे मेरी ऐप में डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ले रहा हूं, लेकिन उसका जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप बताएंगे मुझे नंबर प्लीज। ठीक है ना। अब आप देखो कि ये सभी जो सब्सटेंसेस आपका हिस्टामाइन है, एडेनोसिन है, ब्रेडिकाइनिन है, ये सब कहां से बने हैं? ये अरेचिडोनिक एसिड से बने। ये अरेचिडोनिक एसिड से बने हुए हैं। और साथ में जैसे ये, अच्छा ठीक है, ये कुछ सब्सटेंसेस हो गए जो आपको दिख रहे हैं, हिस्टामाइन, एडेनोसिन, ब्रेडिकाइनिन। या फिर आप बोल सकते हो कि रिलीज ऑफ लिपिड डिराइव्ड सब्सटेंसेस भी होते हैं। रिलीज ऑफ लिपिड डिराइव्ड सब्सटेंसेस भी, करेक्ट। वो कौन से? जैसे आपका अरेचिडोनिक एसिड, ये अरेचिडोनिक एसिड से बने हुए लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम, लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम अरेचिडोनिक एसिड, करेक्ट। जैसे कौन से लिपिड? जैसे आपका ल्यूकोट्राइन्स या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। रिलीज ऑफ सब्सटेंस लिखा है यहां पे, और यहां पे रिलीज ऑफ लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम अरेचिडोनिक एसिड। कौन हो आप? नंबर नहीं देंगे मुझे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज जितने भी लोग लाइव है, ये प्रूव हो गया है कि मेरे क्लास के लिंक जो है वो बाहर शेयर हो रही है। इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द 1-2 दिन में जो है प्योरली यूट्यूब पे क्लास बंद करके अपने भूषण साइंस प्लस की ऐप पे क्लास जो है लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं। ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होगा? जैसे ये हिस्टामाइन है या एडेनोसिन है, ब्रेडिकाइनिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनकी ओवरऑल जो एक्शंस है उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे जो कि अस्थमा में होता है, करेक्ट। साथ में जो है एडेमा डेवलप होगा, करेक्ट। और आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रोंकियल स्पूथ मसल है उसका हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? एकदम सिंपल सा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कौन हो आप मुझे नंबर दे दीजिए, या तो फिर आप मुझे फोन कर लीजिएगा। मेरे टी शर्ट पे नंबर छपा हुआ है, आप चाहे तो मुझे फोन कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नंबर नहीं देना है। मुझे वो लूप होल ढूंढने में मदद कीजिए। ठीक है, तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ट्रीटमेंट की बात करेंगे और ड्रग के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहाँ फिनिश कर रहे हैं, और अभी जो है मेरा कुछ एक काम शेड्यूल होना है। अब वो शेड्यूल मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में होता है, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो जब तक वो चीज कंफर्म नहीं होती है
तब तक के आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र कीजिए कि मैं क्लास परमानेंटली मॉर्निंग में रखूंगा या परमानेंटली इवनिंग में कर दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो वाले काम का मेरा शेड्यूल फिक्स होने तक के थोड़ा सा वेट करिए। तो हो सकता है मैं अगले 2-4 दिन तक के थोड़ा सा टाइम वेरी करता रहूं, इधर उधर करता रहूं। तो आप लोग ग्रुप में जो है मेरे मैसेज को हमेशा वॉच करते रहिए। ठीक है, या तो फिर अगर कोई डाउट रहे तो मुझसे रात को एक बार जो है शाम रात को ग्रुप में पूछ लीजिए कि जैसे कल के क्लास का टाइम क्या रहेगा, अगर मैं डालना भूल जाऊं तो। ठीक है, कल का मैं कल बताता हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक काम शेड्यूल होना है। वो शेड्यूल आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, या अगला 4 दिन भी लग सकता है, या ये 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो आप ये 2-4-5 दिन जो है थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग को लेकर मुझसे अगर इंक्वायरी करते रहे बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए, कौन हो आप? थैंक यू ज्वाइन करने के लिए हमको। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।